वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विद प्रियंका। आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक का 8th चैप्टर सेकुलरिज्म के मोस्ट इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले अगर आपको क्लास 11 पॉलिटिकल थ्योरी बुक के दूसरे चैप्टर्स के भी इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाला वीडियो देखना है देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज वीडियो। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 1, सेकुलर स्टेट मीन्स। सेकुलर स्टेट का मतलब क्या होता है, यानी कि एक सेकुलर स्टेट किस स्टेट को कहा जाता है। लेट्स चेक आउट द ऑप्शन फर्स्ट। पहला ऑप्शन है द स्टेट हैज अ रिलीजन, यानी कि सेकुलर स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिस स्टेट के पास एक पर्टिकुलर रिलीजन होता है। दूसरा ऑप्शन है द स्टेट इज इम्पार्शियल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो कि इम्पार्शियल होता है रिलीजन के मैटर में। ऐसे स्टेट को सेकुलर स्टेट कहा जाता है। तीसरा ऑप्शन है द स्टेट इज अगेंस्ट रिलीजन, यानी कि एक ऐसा स्टेट जो कि रिलीजन के अगेंस्ट में होता है। एंड लास्ट ऑप्शन है द स्टेट इज इरिलीजियस, यानी कि एक ऐसा स्टेट जिस स्टेट का कोई भी रिलीजन ही नहीं होता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज द स्टेट इज इम्पार्शियल इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, A state governed directly by a priestly order is called, यानी कि एक ऐसा स्टेट एक ऐसा कंट्री जो कि प्रिस्टली ऑर्डर, यानी कि जो पुरोहित होते हैं, जो पंडित होते हैं, जो प्रिस्ट होते हैं, उनके द्वारा डायरेक्टली गवर्न किया जाता है, देन एक ऐसे स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं। पहला ऑप्शन है थियोक्रेटिक, दूसरा ऑप्शन है ऑटोक्रेटिक, तीसरा ऑप्शन है डेमोक्रेटिक एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज थियोक्रेटिक। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एन एग्जाम्पल ऑफ अ थियोक्रेटिक स्टेट इज। इनमें से कौन सा कंट्री, कौन सा स्टेट एक थियोक्रेटिक स्टेट का एग्जाम्पल है। पहला ऑप्शन है फ्रांस, दूसरा ऑप्शन है ईरान, तीसरा ऑप्शन है जर्मनी एंड लास्ट ऑप्शन है रवांडा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज ईरान। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, which amendment of the constitution added the word secular in the preamble। वो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है जिसके थ्रू हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल में सेकुलर वर्ड को ऐड किया गया है। पहला ऑप्शन है 44th अमेंडमेंट, दूसरा है 42nd अमेंडमेंट, तीसरा ऑप्शन है 46th अमेंडमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है 50th अमेंडमेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको याद रखना है कि बेसिकली जो टर्म है सेकुलर, उसको हमारे प्रियम्बल में 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया गया है। Now our next question is question number 5. Write one characteristics of secularism. इनमें से कौन सा सेकुलरिज्म का एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि एक विशेषता है। पहला ऑप्शन है नो ऑफिशियल रिलीजन, दूसरा ऑप्शन है इकोनॉमिक डाइवर्सिटी, तीसरा ऑप्शन है सोशल डाइवर्सिटी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज नो ऑफिशियल रिलीजन। बेसिकली सेकुलरिज्म एक ऐसे कंट्री को कहा जाता है जिस कंट्री में कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं होता है। Now our next question is question number 6. India is a. India एक कैसा स्टेट है, एक कैसा कंट्री है। पहला ऑप्शन है सेकुलर स्टेट, दूसरा ऑप्शन है हिंदू स्टेट, तीसरा ऑप्शन है मुस्लिम स्टेट एंड लास्ट ऑप्शन है सिख स्टेट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज सेकुलर स्टेट। इंडिया बेसिकली एक सेकुलर स्टेट है। हमारी कंट्री में भी कोई भी ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। हमारी कंट्री में हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट दिया जाता है एंड हर एक रिलीजन के लोगों के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है। Now our next question is question number 7. The inclusion of secularism in the Indian Constitution was not aimed. यानी कि जब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म को ऐड किया गया था, हमारे इंडियन सेकुलरिज्म का इनमें से कौन सा एम नहीं था, यानी कि ऑब्जेक्टिव नहीं था। पहला ऑप्शन है टू ऑफर रिलीजियस फ्रीडम, दूसरा ऑप्शन है एट गेनिंग माइनॉरिटी वोट्स, तीसरा ऑप्शन है टू यूनिफाई अ हेट्रोजेनियस नेशन एंड लास्ट ऑप्शन है टू सेट द नेशन ऑन द पाथ टू प्रोग्रेस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज एट गेनिंग माइनॉरिटी वोट्स। यानी कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सेकुलरिज्म का ये एम नहीं था, ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि बेसिकली सेकुलरिज्म के थ्रू जितना भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है हमारे कंट्री में, उन सारे माइनॉरिटी कम्युनिटीज के वोट्स को भी ले सके। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म पोजेस, यानी कि इनमें से कौन सा हमारा जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है उसका एक कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि विशेषता है। पहला ऑप्शन है रिलीजियस रिफॉर्म, दूसरा ऑप्शन है कम्युनिटी बेस्ड राइट, तीसरा ऑप्शन है रिलीजियस फ्रीडम ऑफ माइनॉरिटी कम्युनिटीज एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द अबव। यानी कि ये तीनों ही हमारे इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक है।
Now our next question is question number 9. Western view of secularism is originated from. So basically जो western model of secularism है, जो western secularism है, वो इनमें से किस country में originate हुआ है? So पहला ऑप्शन है ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है फ्रांस एंड लास्ट ऑप्शन है जर्मन. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज यूएसए. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म डज नॉट पोजेस. सो इनमें से कौन सा वेस्टर्न मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म का कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? सो पहला ऑप्शन है कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, दूसरा ऑप्शन है नो सपोर्ट ऑफ स्टेट टू रिलीजन, तीसरा ऑप्शन है लिबर्टी ऑफ इंडिविजुअल एंड लास्ट ऑप्शन है इक्वलिटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज इक्वलिटी ऑफ रिलीजियस कम्युनिटीज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकुलर स्टेट. सो इन सारे कंट्रीज में से, इन सारे स्टेट में से वो कौन सा स्टेट है जो कि सेकुलर स्टेट नहीं है? सो लेट्स चेक आउट द ऑप्शन. सो पहला ऑप्शन है इंडिया, दूसरा ऑप्शन है यूएसए, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन एंड लास्ट ऑप्शन है श्रीलंका. सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज ब्रिटेन. सो बेसिकली क्रिश्चियनिटी ब्रिटेन का ऑफिशियल रिलीजन है, सो इसीलिए ब्रिटेन एक सेकुलर स्टेट नहीं है. Now our next question is question number 12. The 42nd Amendment Act was enacted in which year? So हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो 42nd Amendment Act हुआ था, so वो किस टाइम पीरियड के दौरान लागू किया गया था? So पहला ऑप्शन है 1949, दूसरा ऑप्शन है 1968, तीसरा ऑप्शन है 1979 एंड लास्ट ऑप्शन है 1976. So इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज 1976. Now our next question is question number 13. State has a no religion at its own defines. यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री जिस स्टेट के पास अपना खुद का एक रिलीजन नहीं होता है, सो ऐसे स्टेट को हम किस नाम से डिफाइन करते हैं? सो पहला ऑप्शन है मल्टीकल्चरलिज्म, दूसरा ऑप्शन है सेकुलरिज्म, तीसरा ऑप्शन है सेपरेटिज्म एंड लास्ट ऑप्शन है डेमोक्रेसी. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सेकुलरिज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14. द ऑब्जेक्टिव ऑफ अ यूनिफॉर्म सिविल कोड इन इंडिया इज इंक्लूडेड इन. सो इंडिया में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सो यूनिफॉर्म सिविल कोड का जो ऑब्जेक्टिव है, जो एम है, वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस पार्ट में इंक्लूड किया गया है? सो पहला ऑप्शन है फंडामेंटल राइट्स, दूसरा ऑप्शन है इंडियन पैनल कोड, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड लास्ट ऑप्शन है कांग्रेस मैनिफेस्टो. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी कि डीपीएसपी. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. द जूइस आर इन मेजोरिटी इन. सो इनमें से किस कंट्री में जूइस का सबसे ज्यादा मेजोरिटी हमें देखने को मिलता है? सो पहला ऑप्शन है इजराइल, दूसरा ऑप्शन है आयरलैंड, तीसरा ऑप्शन है इजिप्ट एंड लास्ट ऑप्शन है यूएसए. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज इजराइल. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी शेयर अ बिलीफ इन. सो जुडाइज्म, इस्लाम एंड क्रिश्चियनिटी इनमें से कौन से बिलीफ को शेयर करते हैं, यानी कि इनमें से कौन सा बिलीफ है जो कि इन तीनों रिलीजन के लिए कॉमन है? सो पहला ऑप्शन है द सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द पोप, दूसरा ऑप्शन है प्रोहिबिशन ऑफ द कंजप्शन ऑफ अल्कोहल, तीसरा ऑप्शन है रीइंकार्नेशन एंड द फोर नोबल्स ऑफ ट्रूथ एंड लास्ट ऑप्शन है मोनोथिज्म एंड इथिकल कंडक्ट. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज मोनोथिज्म एंड इथिकल कंडक्ट. सो मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है? सो मोनोथिज्म यानी कि बेसिकली ये तीनों ही जो रिलीजन है, सो इन तीनों ही रिलीजन में ये माना जाता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही गॉड होता है, एक ही भगवान होता है. सो बेसिकली मोनोथिज्म एंड इथिकल कंडक्ट इन तीनों ही रिलीजन का कॉमन बिलीफ है. Now our next question is question number 17. Religious freedom as the freedom of individual conscience is described in. So हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में रिलीजियस फ्रीडम के बारे में बता रखा है? सो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 19, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 22, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 23 एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 25. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज आर्टिकल 25. सो बेसिकली आर्टिकल 25 में हमें रिलीजियस फ्रीडम दिया गया है बाय आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Now our next question is question number 18. The religion which is in majority in India is. So India में किस religion का हमें ज़्यादातर majority देखने को मिलता है, यानी कि maximum number देखने को मिलता है? So पहला ऑप्शन है क्रिश्चियनिटी, दूसरा है हिंदुइज्म, तीसरा ऑप्शन है इस्लाम एंड लास्ट ऑप्शन है बुद्धिज्म. सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज हिंदुइज्म. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. सेकुलरिज्म मीन्स. सो सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है? सो पहला ऑप्शन है द स्टेट इज टू गिव पैट्रोनेज टू एनी वन रिलीजन, यानी कि एक ऐसा स्टेट, एक ऐसा कंट्री जो कि सिर्फ एक पर्टिकुलर रिलीजन को ही पैट्रोनेज प्रोवाइड करता है,
दूसरा ऑप्शन है रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन, यानी कि एक ऐसा कंट्री जो कि हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है बिना किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करके यानी कि सपोर्ट करके। तीसरा ऑप्शन है लैकिंग रिलीजियस इमोशन डॉक्ट्राइन्स एंड प्रैक्टिसेस, यानी कि एक ऐसा कंट्री जिस कंट्री में हमें रिलीजियस इमोशन डॉक्ट्राइन्स एंड प्रैक्टिस देखने को नहीं मिलता है। एंड लास्ट ऑप्शन है टू इम्पोज एनी पर्टिकुलर रिलीजन अपन द रेस्ट ऑफ द कंट्री, यानी कि एक ऐसा कंट्री जो एक पर्टिकुलर रिलीजन को दूसरे लोगों के ऊपर इम्पोज कर देता है, देन ऐसे स्टेट को हम सेकुलर स्टेट कह सकते हैं। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन विदाउट फेवरिंग एनी वन रिलीजन। सो बेसिकली हम सेकुलर स्टेट एक ऐसे नेशन को कहते हैं जो कि अपने हर एक रिलीजन को इक्वल रिस्पेक्ट देता है और किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर नहीं करता है यानी कि सपोर्ट नहीं करता है। Now our next question is question number 20. Tunisia was a colony of dash earlier. So Tunisia इनमें से किस कंट्री का पहले एक कॉलोनी हुआ करता था? So पहला ऑप्शन है नीदरलैंड, दूसरा ऑप्शन है फ्रांस, तीसरा ऑप्शन है स्पेन एंड लास्ट ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज फ्रांस। सो बेसिकली तुनिशिया पहले के टाइम पीरियड में फ्रांस का एक कॉलोनी हुआ करता था। Now our next question is question number 21. The quote, I swear by my religion, I will die for it, but it is my personal affair is given by. So ये जो कोट है ये किनके द्वारा दिया गया है? So पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी, दूसरा ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, तीसरा ऑप्शन है JN नेहरू यानी कि जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट ऑप्शन है अंबेडकर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. सो डैश इज वन ऑफ द फॉर्मर कॉलोनीज ऑफ, सो ये क्वेश्चन ही आधा लिखा हुआ है, सो यहाँ पे होगा फ्रांस। सो इनमें से कौन सा कंट्री फ्रांस का पहले एक कॉलोनी हुआ करता था? सो पहला ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा ऑप्शन है साउथ अफ्रीका, तीसरा ऑप्शन है मोरक्को एंड लास्ट ऑप्शन है चाइना। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विच इज मोरक्को। सो बेसिकली मोरक्को फ्रांस का पहले एक कॉलोनी हुआ करता था। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. फॉर सिख वेयरिंग अ डैश इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीजन सो दे कैन अवॉइड हेलमेट। सो सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए इनमें से किस चीज को पहनना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है? उनके रिलीजन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो इसीलिए वे लोग चाहे तो हेलमेट नहीं भी पहन सकते हैं, गाड़ी चलाने के टाइम वे लोग हेलमेट को अवॉइड कर सकते हैं। सो यहाँ पे हेलमेट को देख के आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर भी पता चल गया होगा। सो बेसिकली सिख कम्युनिटी के लोगों के लिए उनका जो पगड़ी होता है, टर्बन होता है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज टर्बन, जिसका मतलब होता है पगड़ी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24. Who was मुस्तफा केमल अटैटुर्क? सो मुस्तफा केमल अटैटुर्क कौन थे? सो पहला ऑप्शन है तुर्किश फील्ड मार्शल, दूसरा ऑप्शन है फिलोसोफर, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश राइटर एंड लास्ट ऑप्शन है तुर्किश फिलोसोफर। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज तुर्किश फील्ड मार्शल। हु कैरिड आउट अ पॉलिसी ऑफ तुर्किफिकेशन? सो इनमें से किस व्यक्ति ने तुर्किफिकेशन के पॉलिसी को कैरी आउट किया था? सो पहला ऑप्शन है मुस्तफा केमल अटैटुर्क, दूसरा ऑप्शन है अजमेल, तीसरा ऑप्शन है अटाकी एंड लास्ट ऑप्शन है गैमेल। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज मुस्तफा केमल अटैटुर्क। Now our next question is question number 26. The fez, a traditional cap owned by Muslim, was banned by the. सो फैज बेसिकली एक ट्रेडिशनल कैप होता है जो कि मुस्लिम द्वारा पहना जाता है। सो टर्की में किस लॉ के द्वारा ये जो ट्रेडिशनल कैप था इसको बैन कर दिया जाता है, यानी कि मुस्लिम इस ट्रेडिशनल कैप को नहीं पहन सकते हैं? सो पहला ऑप्शन है गैमेल लॉ, दूसरा ऑप्शन है हैट लॉ, तीसरा ऑप्शन है फ्लीजर एंड लास्ट ऑप्शन है फ्रीजिंग लॉ। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज हैट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. व्हाट रिप्लेस द ग्रिगोरियन कैलेंडर? सो इनमें से किस कैलेंडर ने ग्रिगोरियन कैलेंडर को रिप्लेस कर दिया था? सो पहला ऑप्शन है द ट्रेडिशनल तुर्किश कैलेंडर, दूसरा ऑप्शन है द यूरोपियन कैलेंडर, तीसरा ऑप्शन है द जूलियन कैलेंडर एंड लास्ट ऑप्शन है यूरोपेस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज द ट्रेडिशनल तुर्किश कैलेंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28. विच आर्टिकल डिक्लेयर्स अनटचेबिलिटी अ पनिशेबल ऑफेंस अंडर लॉ? सो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल में अनटचेबिलिटी को एक पनिशेबल ऑफेंस के रूप में डिक्लेयर किया गया है? यानी कि अनटचेबिलिटी को बेसिकली एक ऐसा अपराध माना गया है जिसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। सो पहला ऑप्शन है आर्टिकल 16, दूसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17, तीसरा ऑप्शन है आर्टिकल 17B एंड लास्ट ऑप्शन है आर्टिकल 45। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज आर्टिकल 17। Now our next question is question number 29. So what do you understand by secularism? So again वही क्वेश्चन है कि आप सेकुलरिज्म से क्या समझते हैं? So पहला ऑप्शन है the government enforce a particular religion in a country, दूसरा ऑप्शन है
वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर। तीसरा ऑप्शन है सम मेंबर्स डोमिनेट अदर मेंबर्स ऑफ द सेम कम्युनिटी। एंड लास्ट ऑप्शन है द स्टेट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, यानी कि एक रिलीजन कम्युनिटी दूसरे जो माइनॉरिटी रिलीजन कम्युनिटी है उनको डोमिनेट नहीं कर सकते हैं। Now our last question is question number 30. Indian secularism allows dash interference in religious matter. So हमारा जो इंडियन मॉडल ऑफ सेकुलरिज्म है, जो इंडियन सेकुलरिज्म है, सो इंडियन सेकुलरिज्म ने किस तरीके से गवर्नमेंट को यानी कि हमारे स्टेट को अलाउ किया है कि आप रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। सो पहला ऑप्शन है पॉजिटिव, दूसरा ऑप्शन है नेगेटिव, तीसरा ऑप्शन है बोथ ए एंड बी यानी कि दोनों ही पॉजिटिव एंड नेगेटिव, एंड लास्ट ऑप्शन है नॉन ऑफ द अबव। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज पॉजिटिव। सो बेसिकली इंडियन सेकुलरिज्म हमारे गवर्नमेंट को, हमारे स्टेट को ये परमिशन देता है कि आप पॉजिटिव तरीके से रिलीजियस मैटर में इंटरफेयर कर सकते हो। सो विद दिस लास्ट क्वेश्चन हमने इस चैप्टर के सारे ही इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। सो आई होप कि आपको आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगा होगा। साथ ही अगर आपको पॉलिटिकल साइंस के दूसरे चैप्टर्स के भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला वीडियो देखना है या फिर क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो देखना है, देन प्लीज चेक माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट, एंड प्लीज कमेंट मी डाउन कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। सो नाउ सी यू ऑल सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड विद माय चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।